नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे शहर में जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी नियोजित शहरों में से एक है। नाम है मोहनजोदाड़ो। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई। और इस सफर को शुरू करने के लिए लेखक ओम थानवी के ये शब्द बिल्कुल सही बैठते हैं। हम सिर्फ खंडहर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो समय के पार झांक रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस शहर का नाम मोहेंजोदड़ो, इसका मतलब है मुर्दों का टीला। सोचने वाली बात है ना? ऐसा नाम सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर हुआ क्या था इस शहर के साथ? तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इन 5 हिस्सों में इस लाजवाब खोई हुई सभ्यता की परत दर परत पड़ताल करेंगे। सबसे पहले आइए मोहनजोदड़ो के स्केल को समझें कि यह कितना बड़ा और कितना पुराना था। सच में यह दुनिया के पहले महान शहरी केंद्रों में से एक था। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पहले की। उस वक्त ये एक पूरा मेट्रोपोलिस था। इसका स्केल आज भी हैरान कर देता है। और सबसे कमाल की बात, ये पूरा का पूरा शहर इंसानों के बनाए हुए टीलों पर बसा था, ताकि सिंधु नदी की बाढ़ से बचा जा सके। सोचिए जरा उस वक्त की इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग की बात हुई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस शहर का डिजाइन, इसकी प्लानिंग उस जमाने के हिसाब से कितनी क्रांतिकारी थी। ये पूरा शहर एक ग्रिड प्लान पर बना था, मतलब सड़कें बिल्कुल सीधी या फिर परफेक्ट राइट एंगल पर मुड़ती थी। यही कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न सिटी प्लानर्स भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो मेन रोड था, सोचिए वो 33 फुट चौड़ा था, इतना कि 2 बैलगाड़ियां आराम से एक दूसरे के बगल से निकल जाएं। और ये चीज इसकी मॉडर्न सोच को कितना साफ दिखाती है। एक छोटा सा उदाहरण, किसी भी घर का दरवाजा सीधे मेन रोड पर नहीं खुलता था। ये डिजाइन 5000 साल पहले चुना गया। और इसकी झलक हमें मॉडर्न इंडिया के सबसे प्रसिद्ध नियोजित शहरों में से एक चंडीगढ़ में भी दिखती है, जिसे ले कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था। कमाल है ना? प्लानिंग तो ठीक है, अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी सभ्यता के लिए सबसे जरूरी है, पानी। चलिए देखते हैं कि इस सभ्यता का पानी के साथ कैसा गहरा रिश्ता था। ये नंबर देखिए, 700। ये मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की अनुमानित संख्या है। 700 कुएं। ये उन्हें दुनिया की पहली ऐसी संस्कृति बनाता है जिन्होंने भूजल तक पहुंचने के लिए इतने व्यवस्थित तरीके से कुएं खोदे। और पानी की अहमियत का सबसे बड़ा सबूत है द ग्रेट बाथ, महास्नानागार। शहर के बीचों बीच बना ये एक सार्वजनिक कुंड था, 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा। और इसकी इंजीनियरिंग देखिए, इसे पक्की ईंटों और प्राकृतिक बिटुमेन से पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सामुदायिक अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। और इंजीनियरिंग सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी, ये लोग स्वच्छता में भी माहिर थे। हर एक घर में नालियां आम बात थीं। ये नालियां बाहर सड़क की ढकी हुई नालियों से जुड़ती थीं, एक पूरा शहर व्यापी नेटवर्क जिसमें सफाई के लिए मैनहोल भी थे। इस तरह का उन्नत ढका हुआ जल निकासी सिस्टम इसके बाद हजारों सालों तक कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये बेहतरीन इंजीनियरिंग उनकी तकनीकी समझ के बारे में तो बहुत कुछ बताती है, पर उन लोगों के बारे में क्या? वे कैसे थे? कैसा था वो समाज जो ताकत और दिखावे से ज्यादा व्यवस्था और सुविधा को महत्व देता था? तो इसका जवाब इस बात में छिपा है कि पुरातत्वविदों को वहां क्या मिला और क्या नहीं मिला। मिला क्या? व्यवस्थित सड़कें, सार्वजनिक स्नानागार, एक जैसे आकार की ईंटें, छोटी छोटी खूबसूरत चीजें। और क्या नहीं मिला? बड़े बड़े महल, राजाओं की कब्रें, विशाल मंदिर या भारी भरकम हथियार। क्या ये एक ऐसा समाज था जो जबरदस्ती से नहीं बल्कि समझदारी से अनुशासित था? ये जो बड़ी बड़ी चीजें वहां नहीं मिली हैं, ये एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की तरफ इशारा करती हैं कि शायद वहां का सिस्टम किसी राजा या सेना के जोर पर नहीं, बल्कि नागरिक भावना और आपसी सहमति से चलता था। और इसी सोच को एक नाम दिया गया है, समाज पोषित, यानी एक ऐसी संस्कृति जो समाज द्वारा ही पोषित हो। यहाँ खूबसूरती और कला किसी राजा या धर्म की शान बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि समुदाय की जरूरतों और पसंद के लिए थी। और इसका सबूत हमें मिलता है उनकी कला में। उनका फोकस बड़ी बड़ी मूर्तियों या इमारतों पर नहीं था, बल्कि छोटी विस्तृत चीजों पर था, जैसे वो मशहूर नर्तकी की मूर्ति या वो छोटी छोटी मोहरें। ऐसी चीजें जिनमें कला थी, जिसे लोग अपने पास रख सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे।
तो हमने देखा कि ये शहर कैसे जी रहा था, पर अब सवाल ये है कि इसका अंत कैसे हुआ। चलिए इसके आखिरी दौर और इसकी विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस महान सभ्यता का अंत भी इसकी जिंदगी की तरह ही एक रहस्य है। सिद्धांत कहते हैं कि जब ये शहर फल फूल रहा था तब वहां हरे भरे जंगल थे, बारिश अच्छी होती थी, लेकिन फिर मौसम बदला। सबूत बताते हैं कि जलवायु धीरे धीरे सूखी होने लगी, बारिश कम हो गई और जमीन के नीचे का पानी भी कम हो गया। तो इस शहर को एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे वक्त के साथ छोड़ दिया गया, शायद पानी की कमी के कारण। और विडंबना देखिए, आज उसी सिंधु नदी से होने वाले जल जमाव की वजह से आगे की खुदाई रुक गई है। यानी जिस नदी ने कभी इस शहर को जिंदगी दी, आज वही उसके बचे हुए राजों को हमसे छुपाए हुए है, उन्हें जमीन और वक्त की चादर के नीचे महफूज रखे हुए है। और यही मोहेंजोदड़ो हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई सभ्यता भव्य हुए बिना भी समृद्ध हो सकती है, तो फिर सफलता की, कामयाबी की हमारी परिभाषा पर ये क्या सवाल उठाता है? मोहेंजोदड़ो हमारे आधुनिक विचारों को चुनौती देता है। ये बताता है कि समुदाय, व्यवस्था और कलात्मकता, ये सब भी किसी पिरामिड या महल जितनी ही शक्तिशाली विरासत हो सकती है।